हेलो दोस्तों, पीसीएस सारथी चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। यहाँ पर हम लगातार टॉपिक्स को देख रहे हैं जो कि रेलेवेंट है इस बार के एग्जाम के लिए और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में फायदे देने वाले। बीपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अहम योगदान है। बहुत सारे आईआर के टॉपिक्स आते हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल के या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कभी G7, G20 या फिर क्वाड, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स होते हैं या अगर उनके रिसेंट में समिट वगैरह हुए हैं या काफी ज्यादा किसी भी वजह से न्यूज में रहा हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में से एक ग्रुपिंग को आज हम देखने वाले हैं और इसका नाम है I2U2। हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। आपको सिंपली सर्च करना है वहां जाके अभिनव_सर_बीपीएससी, और इसके बाद आप अपने मेंस के लिखे हुए आंसर्स भी इस ग्रुप में पेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली उन आंसर्स को पढ़ता हूं, उनका रिव्यू देता हूं और बहुत जल्दी हम उन कॉपीज को लेकर एक डिस्कशन भी शुरू करेंगे। उसके लिए एक डेडिकेटेड डिस्कशन वीडियो लाएंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कॉपी लिख रहा है, आंसर लिख रहा है, तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए। जैसे कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन टाइप का टॉपिक है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए। कौन से वो कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी, 1.5 डिप्लोमेसी, या फिर स्टेट एक्टर क्या होता है, नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है, या जैसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। ये सब जो टर्म्स है अगर आप सही ढंग से यूज करते हैं तो आपके आंसर को एक नया डायमेंशन मिलता है और पढ़ने वाला जो आपके आंसर को रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको लगता है कि नहीं, आपको चीजों की गंभीरता से अंडरस्टैंडिंग है, आप चीजों को समझते हैं। और देखिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहीं भी ग्रुपिंग बनती है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, दंत कथाओं में कहा गया है कि यूनिटी में बहुत ताकत होती है, एकता में ताकत होती है, एकता में बल होता है, और ये सही बात है। और इसी को लेकर दुनिया भर में तरीके तरीके के समीकरण बनते हैं। कुछ सिक्योरिटी पर्पस से बनते हैं तो कुछ इकोनॉमिक पर्पस से बनते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस से नाटो आप जान रहे हैं, इकोनॉमिक पर्पस से जैसे एशियान है, या फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ है, उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। और उसमें टेररिज्म को काउंटर करने के लिए अलग से एक एंटी टेररिज्म रीजनल कह ले ऑर्गेनाइजेशन या उसके लिए सिक्योरिटी अलायंस तैयार किया गया जिसको रेक्स कहते हैं, है ना। तो ये I2U2 क्या है, इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर चार आपको ग्लोबल लीडर्स नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है I2U2 का, क्यों रेलेवेंट है और बीपीएससी से क्यों पूछ सकती है, वो सब कुछ हम समझेंगे। इस मैप को देखिए, यहाँ पर जो चार आपको लीडर्स नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें एक हमारे हेड ऑफ स्टेट, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। यहाँ पर आपको इजराइल के हेड ऑफ स्टेट नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से ये यूएसए के, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी दो आई है, आई से हो गया इंडिया और आई से हो गया इजराइल। इसी तरीके से यू से हो गया यूएसए और यू से हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो ये I2U2 इसका सिंपल मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ यही समझ आ गया। और ये मैपिंग हो गया। आप मैप में देख लिए, ये आपको यूएसए नजर आ रहा है, इस जगह पे आपको इसराइल नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ हमारा प्यारा भारत। चार ये कंट्रीज हो गए। ये इनिशिएटिव क्या है, ये कौन सा पहल है, इसका मतलब आप समझ गए। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। इसको कई बार वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड का मतलब समझते हैं, चार की ग्रुपिंग। जैसे क्वाड ग्रुप सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया था ताकि इंडियन ओशन के रीजन में चाइना को काउंटर किया जा सके, वो एक क्वाड ग्रुपिंग हो गई। इसी के तर्ज पर इसको कई बार कहा जाता है कि ये वेस्ट एशियन क्वाड है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए समझना कि यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज हैं, इसमें खासकर यहाँ पर देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल पर ध्यान दीजिए। ये यूएई हो गया और ये इजराइल हो गया। इजराइल जो है वो ज्यूज की कंट्री है, यहूदियों की। काफी ज्यादा वहां पर लोग जो है राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं।
और यहाँ पर इसराइल की एग्जिस्टेंस है बस इसी बात पर टिकी हुई है कि वो अपने सराउंडिंग्स में जो भी मुस्लिम कंट्री है उनको काउंटर करते आए हैं, लंबे समय से करते आए हैं, और इसकी एक लंबी इतिहास है। यहाँ पर इनका हर कंट्री से कहीं ना कहीं एक वॉर वाला सीन रहा है, और ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस डेवलप करके रखे हैं ताकि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ज्यूज और इस्लाम के बीच में बहुत अच्छे इक्वेशन कभी नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हीं रिश्तों को सुधारा जा रहा है। क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता है, कुछ अगर सिचुएशंस को छोड़ दिया जाए। जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो है वो कभी हमारा फ्रेंड नेशन हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, इनको कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड है। कितना भी बढ़िया सरकमस्टांस हो, बुरा सरकमस्टांस हो, ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, और मकसद भी बहुत साफ है कि कोई भी हथकंडा अपना के इंडिया को काउंटर करना है। लेकिन बाकी दुनिया भर में समीकरण बदलते रहते हैं। आपने भी स्कूल वगैरह में देखा होगा, अब कि कभी किसी दूसरे क्लासमेट से दोस्ती है, फिर झगड़ा हो गया, कभी किसी और के साथ आपने दोस्ती कर ली, इसको काउंटर कर रहे हैं। तो ऐसे ही दुनिया भर के देश भी कर रहे होते हैं, और ये I2U2 का मतलब आप समझ गए। और इसका जो मकसद है कि ये जो रिवाइटलाइज करेगा और री एनर्जाइज करेगा जो सिस्टम ऑफ अलायंस है, यानी कि दुनिया भर में जो गठजोड़ है और जो साझेदारी की प्रणाली है, उसको ये पुनर्जीवित करने का काम करेगा। उसमें एक नई ऊर्जा का कह ले कि प्रसार होगा, और एक तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को ये सक्रिय बनाने में मदद करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भी यहाँ पर सिचुएशंस थे, ये इक्वेशन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। एक मंच पर इजराइल को यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ नहीं देखा गया है। और इंडिया और इजराइल की जो रिलेशन है, जो डिप्लोमेसी है, वो इंडिया क्या है कि इजराइल को और फिलिस्तीन को डिहाइफनेट करके देखता है। फिलिस्तीन जो है, आप उसकी पूरी स्टोरी आप समझते हैं या समझना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो ला देंगे, लेकिन वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है अभी समझना। ये जो I2U2 इनिशिएटिव है, इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था अक्टूबर 2021 में। ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो रही है इन चारों देशों की इजराइल में। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलेम। वैसे तेल अवीव भी इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां से बहुत कुछ कमांड और कंट्रोल में देखा जाता है। तो उस समय में ये जो ग्रुपिंग है, इसको किस नाम से जाना गया था? तो इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन बाद में इसका जो नाम है वो I2U2 हो जाता है। कोई भी अगर ग्रुपिंग बनती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसका मकसद जो है, जो उद्देश्य है, वो समझ आना चाहिए कि इसका एम क्या है, एम्बिशन क्या है, ये क्या चाह रहा है। कोई भी समीकरण बनता है तो उसके पीछे ये पूछा जाता है कि बनाया गया समीकरण क्या सोच के। तो यहाँ पर डिस्कस किया जा सके कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो पारस्परिक हित के जो भी सामान्य क्षेत्र हैं, उनको मजबूत किया जाए। यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, यानी कि व्यापक स्तर पे व्यापार वगैरह संभव हो सके। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की बात की गई, निवेश की बात की गई इन क्षेत्रों में, और इससे बाहर भी अगर जरूरत पड़े तो, यानी साझेदारी को, पार्टनरशिपिंग को मजबूत करने की बात की जा रही है। और ये चारों जो देश हैं अपने आप में बहुत अहम है, और इनका एक बहुत क्रुशियल रोल है अगर वर्ल्ड ऑर्डर को समझना चाहे। दुनिया भर में जो पावर का पोल है वो इधर उधर शिफ्ट होते रहता है। जैसे यूएसए का एक बहुत लंबे समय तक कह ले कि एक छत्र राज था। कई बार हम देखते हैं कि यूएसएसआर काफी मजबूत था, बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर यूएस जो है मजबूत नजर आता है। अभी अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो चाइना काफी मजबूत हो गया है। बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तभी कंट्रोल में रहेगा जब सही ढंग के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रन करें। तो ये तो इसका मकसद हो गया, एम हो गया। अब देखिए, जो कोऑपरेशन की बात हम कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे कि ये सारे अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये मिलके एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे का हित चाहेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई कि कुछ दिए गए क्षेत्रों में ये एक साथ इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे।
जैसे वाटर रिसोर्स में देखिए कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध का अगर सिचुएशन उत्पन्न होता है तो वो हो सकता है कि वाटर के लिए होगा, प्योर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इजराइल या यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये ऐसे क्षेत्र में है जहां सराउंडिंग में पानी बहुत दिखेगा लेकिन पेयजल की बहुत कमी नजर आती है। ठीक है, डेजर्ट वगैरह का भी क्षेत्र है। ज्योग्राफिकली अगर हम समझना चाहें पानी जो है काफी खारा है और यहाँ पर इजराइल के द्वारा बहुत तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि खारा पानी को मीठा बनाया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके, पेय बनाया जा सके। तो ये सब बहुत क्रुशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया भी एक वाटर स्कार्स कंट्री है। यहाँ पर कैपिटा जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लोग बहुत तरीके की अशुद्ध पानी पीने को विवश हैं। खासकर अगर हम राजस्थान के क्षेत्र को समझें, मालवा के क्षेत्र को, विदर्भ के क्षेत्र को और जो भी हिली एरियाज वगैरह हैं वहां पर एक्यूट प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। या फिर जैसे जो गंगेटिक बेल्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि आर्सेनिक वगैरह के अंश मिल रहे हैं जो कि काफी कैंसरस है। और कहते हैं कि आर्सेनिक की मात्रा एक हद से जो अधिक हो जाए तब भी घाटे का बात है, कम हो जाए तभी समस्या है। तो उसको कहते हैं कि ये दोधारी तलवार है। तो ये सब पानी जो है वो एक बहुत क्रूशियल चीज है। पानी जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन का हम इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये प्योर ड्रिंकिंग वाटर वगैरह जो है इसमें इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। दूसरा जो सेक्टर है वो है ऊर्जा, एनर्जी। पहले हम कन्वेंशनल यूज करते थे सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम वगैरह पर बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी थी। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरण को दूषित किया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और समय के साथ जो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम वगैरह जो है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छा खासा हमारे पास पैसा होना चाहिए, पैसा के साथ एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए और इसमें बहुत अधिक अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप है। यहाँ पर जो इंडिया है, यूएसए है या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए या इजराइल है, सभी के सभी देश जो है एनर्जी को लेकर काफी कॉन्शियस हैं और ये यहाँ पर इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया वगैरह जो है यहाँ पर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं लेकिन उनके पास जिस तरीके की मतलब फंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इससे उस चीज को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, अब जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लोग हैं वो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को समझते हैं या सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरीके के एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वेबेरियन मॉडल वगैरह है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर बहुत विशेष चर्चा किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन काफी क्रूशियल है। समय के साथ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सके कि जो रिमोटेस्ट एरिया है हम वहां तक लोगों को सर्व कर सकें, हिली या फिर ऐसे अगर टेरेन्स है जहां पर कि नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सुविधा नहीं अब तक है वहां भी हम पहुंच सके और ग्लोबल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जा सके, सी रूट्स को सेफ बनाया जा सके। यहाँ पर जो भी एयर वेज वगैरह है उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह को कम किया जा सके, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सके। ये सब कुछ जो है बहुत क्रूशियल है इस सेंचुरी के लिए और इस पर भी यहाँ काम किया जाएगा। इसी तरीके से जो ये वाली सेंचुरी है 21st सेंचुरी, ये स्पेस में अब एक होड़ मचा हुआ है और ये 21वीं सदी का होड़ नहीं है, 20वीं सदी में ही ये कंपटीशन शुरू हो गया था जब रसिया सबसे पहले अंतरिक्ष में जाता है और इसके बाद यूएस के द्वारा कहा जाता है कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए। वो एक अलग कथा है। इंडिया ने भी बहुत कुछ इसमें किया है, यूएई कर रहा है, इजराइल की अपनी टेक्नोलॉजी है और मिसाइल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर सभी काम कर रहे हैं। यूएस का नासा और अब बहुत सारे इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं जैसे कि कमर्शियल विंग हमारे खुद इसरो का है एंथ्रिक्स। इसी तरीके से यूएसए में जो स्पेसएक्स है एलन मस्क की, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इमर्ज हो रही हैं और यहाँ पर शेयर पार्टनरशिप का जरूरत है क्योंकि जो इंडिया का टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा सक्सेसफुल है और ये बहुत इकोनॉमिक है। जैसे जो हमने मार्स मिशन को भेजा उसका जो पर यूनिट खर्चा था पर किलोमीटर वो ऑटो फेयर से भी कम था। तो इस तरीके से दुनिया जो भी सीख सकती है एक दूसरे से वो आदान प्रदान होना चाहिए। स्पेस वगैरह का डेवलपमेंट, स्पेस साइंस का बहुत ज्यादा क्रूशियल है। हो सकता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कहीं और लोगों को आगे चल के शिफ्ट किया जा सके या कुछ भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं।
हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ ऐसे दो रिसोर्सेज हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बना देते हैं। और इंडिया जो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, जहां हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो पर मतलब एक रेशियो है कि इतनी आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, उस थ्रेशोल्ड से हम काफी पीछे हैं। अभी भी हम हेल्थ सेक्टर में उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें रहना चाहिए था। लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ अभी स्कोप है और यहाँ पर इस तरीके की पार्टनरशिप काफी मददगार साबित होगी। या जो अभी पैंडेमिक वाली सिचुएशन हुई और दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जान को गवा दी, निर्दोष लोगों ने जिनका कोई गलती नहीं था, तो ये सब कुछ जो है ना, हेल्थ सेक्टर इसे चैलेंज की तरह ले रहा है कि हम बात करते हैं कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, ये कर लिए, सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन क्या फायदा, इतने लोगों की जानें चली गई और हम कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर का डेवलप होना अभी बहुत कुछ बाकी है। मेडिकल साइंस अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, इसे पता चलता है। और अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से, कोऑपरेशन से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ हासिल होगा। और फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी जो है वो दो तरीके का चीज है। एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी चर्चा किया जाता है कि लोगों का पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है उसकी तो मतलब अभी फूड की रिक्वायरमेंट जो है वही नहीं कंप्लीट हो पाती है। लोग 2 जून की रोटी नहीं इकट्ठा कर पाते, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को खाना मिल जा रहा है तो वही कंप्लीट नहीं है। क्वालिटी फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रियस फूड मिलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का होना डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बहुत क्रूशियल है। और यहाँ पर इससे कोऑपरेशन मिलेगा, इंडिया के लिए तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कैपिटल और एक्सपर्टीज की बात की गई है, यानी निजी क्षेत्र की जो पूंजी है और जो विशेषज्ञता है, तो उसका हेल्प लिया जाएगा। यानी केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, जो कोऑपरेशन हम करेंगे तो मैन टू मैन, इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स, कंपनी टू कंपनी, एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट, इस तरीके से एक बड़े स्तर पर हम अगर ग्लोबल थिंक टैंक बना सके, या फिर वेस्टर्न एशिया का ही क्वाड थिंक टैंक ऐसा कुछ डेवलप करें ताकि मॉडर्न इंफ्रा डेवलप किया जा सके, लो कार्बन के डेवलपमेंट एवेन्यूज वाले इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा सके, जहां कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम से कम हो, पब्लिक हेल्थ को सुधारा जा सके, और हम डेवलपमेंट कर सके क्रिटिकल इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी में। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है हरित जो प्रौद्योगिकी है, कहने का इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट को कम से कम आहत पहुंचाए, यानी कि हम जो भी विकास करें सतत हो, इसमें अग्रसर रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और अब अगर I2U2 के महत्व की बात करें, रेलेवेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ये कंट्रीज एक दूसरे को सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, सुरक्षा सहयोग में। आप जानते हैं कि अगर हम आर्म्स एमुनेशन की बात करें, रॉकेट मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यूएसए कितना आगे है और इसराइल पीछे नहीं है। इंडिया और इसराइल एक साथ भी काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर, और इसी तरीके से यूएई वगैरह जो है इमर्ज कर रहा है। तो ये सारे कंट्रीज अगर एक साथ आते हैं तो इससे वैश्विक स्तर पर हम सुरक्षा की बात कर सकते हैं, सुरक्षा में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। अब तो नए तरीके की सुरक्षा की बात हो रही है, वो क्या है, साइबर जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, या जो 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके चलते हो सकता है कि साइबर टेररिज्म वगैरह बढ़े, उसको काउंटर करने के लिए सेफ्टी नेट वगैरह का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें सुरक्षा सहयोग एक अहम पहलू रहेगा। टेक्नोलॉजिकल हब्स, अब इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, एवेन्यूज हो सकते हैं, आप जितना सोच सकें। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, नेटवर्क की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें, या नेचुरल क्लामिटीज वगैरह को रोकने की बात करें, बहुत कुछ है आपके पास, आप सोचिए और उसको आप मेंशन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के हिसाब से मैंने अभी जैसा चर्चा किया, और वर्क टुगेदर इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ आके काम करेंगे, तो उसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत फेमस कोटेशन है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो उस तरीके का ये चीज रहेगा। अब यहाँ पर हम तो बात करिए कि इस ग्रुपिंग से चारों देशों को क्या फायदा, लेकिन एक बार हम अपने तरफ से एक बार थोड़ा सा क्या है कि हम यहाँ पर सेल्फिश होकर सोच लेते हैं। सेल्फिश नहीं भी हो तो अगर कहीं भी हम डिप्लोमेसी में हाथ डालते हैं, किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि हम देखें कि ठीक है, आपके साथ क्लब में आने से हमारा क्या फायदा है, इंडिया के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है, क्या महत्व होगा। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है अब्राहम अकॉर्ड का, या फिर मार्केट का फायदा मिलेगा और अलायंस का। देखिए अब्राहम अकॉर्ड क्या है, अब इस पर अगर डिस्कशन किया जाए तो एक बहुत लंबा टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकता है, जिसका यहाँ रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जो वेस्टर्न एशिया है ये कभी भी स्टेबल नहीं था। यहाँ पर इजराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज के साथ हमेशा एक वॉर वाले सिचुएशन में था और यहाँ पर कभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन जो अब्राहम अकॉर्ड साइन होता है उसमें हाँ यूएस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, इससे पूरे क्षेत्र में स्टेबिलिटी आ गई। जब स्टेबिलिटी आती है तो जो लोग केवल एक दूसरे के लिए मतलब खून के प्यासे हैं या लड़ मरने को तैयार हैं, या उनका पूरा दिमाग इस बात पे लगा हुआ है कि हम अपने को कैसे सेफगार्ड करें, कैसे दीवार खड़ा कर दें, कैसे नई बंदूक बना ले, मिसाइल बना ले, अब वो साथ मिलके कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं कि उसे दोनों का विकास हो, बरकत हो और उसे पूरे के पूरे एशिया को लाभ मिलेगा। और इंडिया जो है 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी कही जाती है, या एशिया की सेंचुरी तो कही ही जाती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा की प्लेयर इस इंडिया है, तो इंडिया को ऑटोमेटिकली लाभ मिलेगा। जो फर्स्ट ईवर I2U2 का समिट हुआ था वो वर्चुअल था, यानी ऑनलाइन मोड में हुआ था, जिसमें चारों देश के जो अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ स्टेट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किए। अब इस समिट के कुछ हाइलाइट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया जो ग्रुपिंग बनाई गई तो उसमें क्या कुछ हमारा पहलू है, क्या कुछ हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो चर्चा हुआ उसमें क्या बात निकल के आती है, तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पर ध्यान दिया गया और क्लीन एनर्जी पर, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर फोकस रहा। इसी तरीके से इनोवेटिव वेज, जिससे कि लॉन्ग टर्म और मोर डाइवर्स फूड प्रोडक्शन वगैरह किया जा सके, जैसे कि हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं या फिर बायो फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, या आजकल हम जैसे बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह की, जीएम क्रॉप्स जो है कि वो शुष्क प्रदेश वगैरह में भी उगाए जा सकते हैं। उसमें इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। जीएम मस्टर्ड हमारे पास है, बीटी ब्रिंजल है, भले लाइसेंस मिला नहीं मिला, या बीटी कॉटन वगैरह, और भी बहुत कुछ हम डेवलप कर रहे हैं, लगातार अनुसंधान जो है उस पर चल रहा है। इसी तरीके से फूड डिलीवरी सिस्टम वगैरह पर बात करें, जैसे कि ग्लोबल फूड स्टॉक को हम और बेहतर तरीके से काटर कर सके, डील कर सके। और जो ये सारे लीडर्स थे उन्होंने वेलकम किया भारत का जो एक हित है, इंटरेस्ट है, in joining USA, UAE and Israel in agriculture innovation mission for climate initiative, जिसको एम फॉर क्लाइमेट कहा जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लिख सकते हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है कि एम का मतलब क्या हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव। यानी देखिए इस शिखर सम्मेलन में जो बात की गई, इस बात का बहुत ज्यादा रोल है कि ऐसे क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने खेती को अपग्रेड करें, इन चीजों पर हमारा पहलू हो, फोकस हो। अब अगर भारत के लिए हम कहें तो यहाँ पर इनिशिएटिव फोकस फूड सिक्योरिटी को लेकर था और एनर्जी को लेकर था, और यहाँ पर बात की गई कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, ताकि डेवलप किया जा सके सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क अक्रॉस इंडिया। यानी भारत में बहुत सारे फूड पार्क बन सकते हैं। फूड पार्क बनेगा तो इससे फूड सिक्योरिटी होगा, प्लस में बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार, नौकरियां खड़ी होंगी, और इसे चौतरफा विकास का जो एक पहलू है आप उस पर थोड़ा सोचिए। उसके लिए आप एक फ्लो चार्ट या फिर माइंड मैप ड्रॉ करने का प्रयास करिए। इसी तरीके से फूड पार्क विल इनकॉर्पोरेट स्टेट ऑफ आर्ट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर जो देखिए हर तरीके से हम पर्यावरण को जोड़ के देख रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सके और स्पॉइलेज को, यानी बहुत सारा जो है प्रोडक्ट्स वगैरह हम तैयार करते हैं लेकिन वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जल्दी से एक्सपायर हो जाता है, तो उसको कैसे लंबे टाइम तक हम रिटेन कर सकते हैं। कई बार प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाला जाता है, लेकिन वो सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कई बार हेल्थ हजार्ड भी डिक्लेयर किए गए हैं, तो ऐसा ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए। फ्रेश वाटर वगैरह को कंजर्व किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा कह लें कि दिमाग और ऊर्जा ये सब खर्च किया जाए इनोवेशंस में लेके, और उससे लोगों को अक्षय ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि वो एप्रोप्रिएट लैंड देंगे और फैसिलिटेट करेंगे फार्मर्स इंटीग्रेशन इनटू फूड पार्क।
यानी जो किसानों का क्या था पहले कि किसानों का फायदा ही नहीं होता था, बिचौलिए पैसा मार जाते थे, तो ऐसा ना हो, तो किसान डायरेक्टली फूड पार्क्स वगैरह से जुड़ सके, वो लाभान्वित हो सके, इस बात का भी एक विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये सब कुछ बात की गई यहाँ पे, और इंडिया इसमें किस तरीके से निवेश को बुलावा दे रहा है। इससे इंडिया का बहुत तरीके का फायदा होगा, सेक्टर ग्रो करेगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगा, हमारे लोग और ज्यादा कह ले कि इनोवेशन वाले होंगे, हमारे पास बेहतर कनेक्टिविटी होगा, रोड होगा, पैसा होगा, सब कुछ हो सकता है। ये I2U2 जो है ये इन्वेस्ट करेगा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में गुजरात में। अब इस बात को आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर 300 मेगावाट की विंड और सोलर कैपेसिटी तैयार की जाएगी, और यहाँ पर बात की गई है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्योंकि हमारे पास क्या है कि अक्षय ऊर्जा वगैरह हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको स्टोर करने का बहुत सही टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म अभी तक हमारे पास नहीं है। तो वो सब कुछ जो है यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत हसीन सा ख्वाब देख लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जब उसे पटल पर उतारना होता है, धरातल पर लाना होता है, तो उसमें कई तरीके की चुनौतियां आती हैं। और यहाँ पर ये जो I2U2 ग्रुपिंग है, इन चुनौतियों के परे नहीं है। इसमें भी कुछ खास तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन्हें ओवरराइड कर सकते हैं। हमारे पास वो सब कुछ जो है चुनौतियों को खत्म करने का साधन है, इच्छा शक्ति है, जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पहली चुनौती क्या है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है, ये सिग्निफिकेंट स्टेप है अगर हम बात करते हैं अरब इजराइल टाइज की। लेकिन ये जैसे सारे के सारे देश एक तरीके से क्या इस बात से अग्री हो गए हैं, ये कई बार अभी सोच का विषय हो जाता है। देखते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस बहुत सारे देशों का इजराइल के साथ अभी नहीं डेवलप हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है इजराइल और फिलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट। चूंकि फिलिस्तीन जो है वो एक तरीके से मुस्लिम के हक की बात कर रहा है, और ये पूरे अरब वर्ल्ड जो है ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में बात करते हैं, और ऑब्वियसली करनी भी चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पर इजराइल के साथ रिलीजन के ग्राउंड पर या और भी कई सारे सर्कमस्टांस पर, सिचुएशन पर बात नहीं बन पाती है, तो ये समस्या आ सकती है, एक चैलेंज बड़ा है। और भी कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हैं अरब नेशंस के साथ, वो सभी इसमें आ जाता है, और इसको स्मूथ नहीं चलने दे रहा है, ऐसा समझ आता है। जैसे कि सिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कन्फ्लिक्ट को आप देखते हैं कि जैसे ईरान जो है शिया मुस्लिम का वो कह लें कि फ्लैग बियरर है, सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी मुस्लिम का फ्लैग बियरर है। और अगर गल्फ कंट्री जो है एक साथ स्टेबिलिटी में नहीं आएगी, तो कैसे काम चलेगा। आपने ज्यूज के साथ मुस्लिम्स की पार्टनरशिप की तो बात कर ली, स्टेबिलिटी की बात कर ली, अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सिया सुन्नी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर को लेके और सेक्ट को लेके, पंथ को लेके जब इस तरीके की समस्याएं हैं, तो क्या ही बोला। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा सिरदर्द हमारे लिए चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश है, जो चाइना का प्रेजेंस जो है उस क्षेत्र में बढ़ रहा है, वेस्ट एशियन रीजन्स में। और जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका वगैरह में भी वो अपना पकड़ बनाने का कोशिश कर रहा है, वो पूरे क्षेत्र को घेरना चाहता है, और जिस तरीके से वो तेजी से अपने हाथ पैर पसार रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो जाता है। और हम देखते हैं कि यूएसए को भी ये बात रास नहीं आती है, इंडिया को ये बात नहीं रास आती है, लेकिन बहुत सारे अभी अरब वर्ल्ड की कंट्री जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं चाइना के लिए कई ग्राउंड्स पर। तो ये सारी समस्याएं हैं जिन पर कि प्रकाश डालना पड़ेगा, और इस पर खुल के चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ जो है इस पर आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अच्छी बातों को लिख सकें। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से बहुत अधिक टाइज भी बढ़े हुए हैं। यहाँ पर बाकी सारे जो भी कंट्री हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनका एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो हमें नजर आता है। और जहां पर फूड, हेल्थ, एनर्जी, कोऑपरेशन की बात आती है, वहां पर तो बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना ही चाहिए। प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर आता है, तो हम कहते हैं जैसे कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो वो ज्यादा, अगर कहीं निवेश करते हैं तो ज्यादा इस बात को चुनौती के साथ देखते हैं, मुस्तैदी से देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा अगर हम फ्यूचर के लिए देखें, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को समझना चाहें, तो इंडिया के लिए बहुत ये अच्छा रहने वाला है, मददगार साबित होगा। और इससे हो सकता है कि जो 21st सेंचुरी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाइना तेजी से इमर्ज कर रहा है,
और इंडिया जो है उसके सामने एक सबसे बड़ा अपोजिशन के तौर पर भी खड़ा नजर आ सकता है अगर इन देशों का यहाँ पे साथ मिलता है अलग अलग क्षेत्रों में। और वैसे भी हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक प्लेनेट जो है इसको जीने लायक तो छोड़ दें। जिस तरीके से हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो क्या करेंगी, इस बात को देखते हुए सतत विकास की बात की गई है। और कहीं ना कहीं इस I2U2 ग्रुपिंग में क्लीन एनर्जी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इस पर एक बेहतर आंसर आप तैयार करिए और आंसर आप लिख लेते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए ताकि मैं आपके आंसर का रिव्यू कर सकूं। और फिर हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।